गुड इवनिंग। चलो अपनी क्लास है 9th क्लास का जो प्रश्नावली चल रही थी अपने जो है वो 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें पूछा गया है कि बताइए कि संख्याएं अपरिमेय है या परिमेय। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के बारे में आपने विस्तारित रूप से जो है वो अध्ययन किया था कि परिमेय किसको कहेंगे और अपरिमेय किसको कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनका अपन जो है वो छांटनी करते हैं कि कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय। सबसे पहले मैं बता दूं कि परिमेय कौन सी होगी, अपरिमेय कौन सी होगी। जो भिन्न के रूप में जिनको आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है, वो आपकी परिमेय कहलाएगी। अपरिमेय वो कहलाएगी जो रूट के अंदर हो और जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले, तो वो संख्या यदि किसी के साथ में ऐड हो रही है या भाग में हो रही है या फिर गुणा के अंदर है, किसी भी रूप के अंदर उनके साथ में है, इन्वॉल्व हो रही है, तो वो संख्या पूरी संख्या को क्या कर देगी, अपरिमेय बना देगी। चलिए अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस रूट के 5। अब यहाँ पे दो आपको पता है क्या है, परिमेय है, लेकिन माइनस रूट 5 क्या है, रूट 5 जो है वो अपरिमेय है। अब जब इसको परिमेय संख्या में से अपरिमेय को माइनस करेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या में से अपरिमेय जोड़ेगी तो भी उसको परिमेय अपरिमेय बना देगी, घटेगी तो भी अपरिमेय बना देगी, गुणा करेंगी तो भी अपरिमेय बना देगी और भाग देंगी तो भी क्या करेगी, अपरिमेय बना देगी। तो इसका मान क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो यह आपका पूरा जो मान क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। क्योंकि यहां पे इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये परिमेय है और माइनस अपरिमेय बराबर क्या आ गया, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या यदि किसी के साथ जुड़ेगी या फिर घटेगी या गुणा होगा या भाग होगा तो उसको क्या कर बना देगी, अपरिमेय। इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या आया, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए, ये आपको दिख रहा है, देखो 3 क्या है, परिमेय संख्या, रूट के 23 क्या है, अपरिमेय है, माइनस के रूट के ये भी अपरिमेय। अब इसको यहां पर जैसे अपन देखते हैं तो आपने को लग रहा है कि ये प्रश्न जो है वो क्या है, अपरिमेय है, लेकिन इसको सॉल्व करते हो सकता है कि अपरिमेय संख्या का जो बना रहा है वो कैंसिल हो जाए। तो इसको हल करके देखते हैं, तो 3 प्लस रूट के 23 और माइनस रूट के 23। अब ये प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे तो 3 प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 क्या है, परिमेय है। 3 क्या है, परिमेय। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए, इसको आप देख रहे हो तो देखने से आपको पता चल रहा है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय है, लेकिन फिर भी इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं, क्या पता जो है वो अपरिमेय संख्याओं को जो बना रहा है वो हट जाए। तो 7 रूट 7 से रूट 7 गया तो ये आ जाएगा आपके 2/7 और 2/7 क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए 1/√2, 1/√2। अब यहां पे जो √2 है वो क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, परिमेय और बटा अपरिमेय। परिमेय संख्या में अपरिमेय का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये इसका मान क्या होगा, अपरिमेय आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 2π, इसको मैं 2 गुणा पाई का मान क्या होता है, अपरिमेय संख्या। 2 इंटू अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ऐसी कंडीशन के अंदर इसका मान रखने की कोशिश मत करना, मान रखने की कोशिश करोगे 22/7 जो क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। यदि 22/7 परिमेय है, पाई अपने आप में अपरिमेय है, ये दोनों के अंदर भिन्नता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब उसकी वैल्यू आप इनपुट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी, लेकिन पाई अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय है, अपरिमेय के 2 के साथ गुणा होगा तो भी क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। जबकि इसका 22/7 रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे मान नहीं रखना है, आपको जो है पूछा गया है वो उसके अकॉर्डिंग आपका अपरिमेय आंसर। यदि आपसे 22/7 पूछा जाए क्या है तो आप कहोगे परिमेय। तो ये आपका परिमेय और अपरिमेय की छंटनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आपको सॉल्व करना है प्रत्येक व्यंजन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रत्येक व्यंजक को सॉल्व करोगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 + √3 और ये हो जाएगा 2 + √2। सेकंड क्वेश्चन देखिए 3 + √3 और 3 - √3। थर्ड देखिए √5 + √2 का होल स्क्वायर। और फोर्थ देखिए √5 - √2 और ये हो जाएगा √5 + √2। ये जो आपने 4 क्वेश्चन बता दिए, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करोगे, कोई भी ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई गुणा करते हो तो ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या, दूसरा ब्रैकेट पूरा। पहले ब्रैकेट की पहली संख्या और पहली संख्या ले ली और दूसरा ब्रैकेट पूरा। पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या और दूसरा ब्रैकेट पूरा, यह आप गुणा करो। पहले ब्रैकेट की पहली संख्या, दूसरा ब्रैकेट पूरा, पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या, दूसरा ब्रैकेट पूरा। वापस ऐसे कैसे 3-4 बार हो तो उसको भी वैसे वैसे लिखते हैं। अब इनका गुणा करोगे 3 × 2 6, 3 × √2 प्लस 3 × ये हो जाएगा √3 और प्लस हो जाएगा √3 × √2। ये हो जाएगा 6 प्लस 3 √2 और 2 √3, 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर। अब ये √2 है, √3 ये आपस में ऐड नहीं होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या, दूसरा ब्रैकेट पूरा, 3 - √3। अब पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या और दूसरा ब्रैकेट वापस पूरा। अब इसको 3 × तो 9, ये हो जाएगा 3 √3 प्लस 3 √3 माइनस √3 × √3। 9 माइनस ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, 9 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए √5 + √2, √5 + √2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √5 + √2। अब पहले ब्रैकेट की पहली संख्या √5, दूसरा पूरा, √5 + √2 दूसरा और √5 + √2, √5 × √5 प्लस √5 × √2 प्लस √5 × √2 प्लस √2 × √2। तो ये √5 × √5 क्या आ जाएगा, 5 प्लस ये हो जाएगा √5 × √2 कितना हो जाएगा, √10 प्लस √5 × √10 ये भी कितना हो जाएगा, √10 प्लस ये हो जाएगा √2 × √2 2, 2 और 5 कितने हो जाएगा, 7 प्लस 2 √10। ये आपका आंसर आएगा, 7 प्लस 2 √10, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए √5 अंदर हो जाएगा √5 प्लस √2, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या, दूसरा ब्रैकेट पूरा, माइनस √2 और √5 प्लस √2, ये √5 × √5 प्लस √2 × √5 माइनस √2 × √5
माइनस √2 इंटू √2, √5 इंटू √5, √5 इंटू √2 माइनस √2 इंटू √5 और माइनस √2 इंटू √2। ये √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा 5, √5 और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, 5 में से 2 गए पीछे आपका 3 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए उसका व्यास और डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है बराबर पाई बराबर C/D। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई इजकल टू दे रखा है C/D। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इजकल टू C/D। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? अब पाई का मान क्या होता है, एक आप लिखोगे हम जानते हैं पाई इजकल टू एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई बराबर C/D है। पाई बराबर C/, अतः C/D बराबर क्या है? अपरिमेय है। C/D का मान क्या है? अपरिमेय है। अब आपको ये मालूम नहीं है कि या तो C अपरिमेय है या D अपरिमेय है। या तो C अपरिमेय है या D अपरिमेय, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ में किसी भी रूप में जब मिलन होता है, चाहे वो घटती है, चाहे वो जुड़ती है, चाहे वो भाग में जाती है, चाहे वो गुणा के अंदर होती है, उसी पूरे मान को क्या कर देती है? वो अपरिमेय संख्या बना देती है। इसलिए यह इसका जो मान होगा वो सन्निकट मान प्राप्त होगा, जिसका अपन आकलन नहीं कर सकते कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में अपन जो है वो नहीं कह सकते कि एक तो परिधि है या फिर व्यास, परिधि है उसका या फिर व्यास अपरिमित है, लेकिन एक तो अपरिमित है, क्योंकि वो कह रहा है पाई इजकल टू, और पाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए इसका सन्निकट मान जो भी प्राप्त होगा उसके बारे में अनुमानित अपन नहीं कर सकते हैं। ये बस सिर्फ आप को ये सिर्फ जो है वो तार्किक रूप से आपको यही पूछा गया कि आप इसको कैसे सिद्ध करोगे। तो ये सिद्ध करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो C को अपरिमित करें या उसका जो है वो D, उसका व्यास अपरिमित होगा या फिर उसकी परिधि अपरिमित होगी, और कोई दोनों में से एक तो अपरिमित है, क्योंकि जब दोनों का मान क्या आ रहा है? एक पाई आ रहा है। पाई की वैल्यू क्या हम जानते हैं क्या होती है? अपरिमित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या रेखा पर माइनस के √9.3 को जो है वो संख्या रेखा पर दर्शाना। संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए मैंने पिछली क्लास के अंदर करवाया था। अब ये जो है वो पॉइंट की संख्या को ले लिया, रूट के 9.3,
रूट के 9.3 को संख्या रेखा पर आप किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो इसको मैं बताने के लिए सिर्फ आप मेरे पास उपकरण अवेलेबल नहीं है, इस कारण से मैं आपको सिर्फ आइडिया बताऊंगा, आइडिया के माध्यम से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ जाएगा। चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे ये रूट के अंदर वैल्यू कितनी दे रखी है 9.3, कितनी दे रखी है 9.3। आपको संख्या रेखा के ऊपर जो है वो स्केल की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचोगे। कितनी 9.3। जिसका नाम रख दिया मैंने यहाँ पे, बिंदु का नाम ए रखा और इस बिंदु का नाम मैंने क्या रख दिया बी, और इसकी लंबाई कितनी है 9.3। कितनी है 9.3। इसकी स्केल की सहायता से आप लंबी रेखाखंड खींचोगे। अब आप क्या करोगे कि आपको मैंने पीछे भी क्वेश्चन करवाए थे, उसके अंदर भी आपको एकांक दूरी लेनी पड़ती है, एकांक दूरी। आधार और कर्ण के साथ में तो लंब आपको जो है हमेशा क्या लेना पड़ता है, एकांक लेना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, यहां से स्केल की सहायता से इस बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड और बढ़ाओगे। कितनी 1 सेंटीमीटर। ये बी बिंदु है, ये आपका सी बिंदु है, यहां से यहां तक आप 1 सेंटीमीटर और लंबी रेखाखंड बढ़ाओगे। यहां से ए से बी तक कितनी, जितनी का है 9.3, तो 9.3 मैंने खींच दी, और उसके बाद में आप बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचोगे। अब आप क्या करोगे, इस सी भुजा का समद्विभाजन करोगे। समद्विभाजन करना जानते, इसका लंब समद्विभाजन करोगे। लंब समद्विभाजन के लिए आप क्या करोगे, प्रकार को 9 को आप सी बिंदु पर रख करके इसके आधे से ज्यादा आप प्रकार की 9 को खोलोगे, ऐसे इस ढंग से ऐसे चाप काटोगे आधे से ज्यादा, तो ये ऐसे चाप कटेगा, ऐसे ये ऐसे चाप कटेगा। फिर इस नोक पे रखोगे तो ये ऐसे चाप कट जाएगा। इस जहां पे ये चाप कटते हैं उनको आप क्या करोगे, स्केल की सहायता से मिला दो। सीधा नहीं आया है, ऐसे ये चाप आ गया, लंब समद्विभाजन हो गया। अब लंब समद्विभाजन होने के बाद में प्रकार की नोक को यहां पे रख के यहां दूरी भर के आप ऐसे चाप काटोगे। ये यहां तक जो है वो आप ये चाप काट दिया। अब इस चाप काटने के बाद में इस बी बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाती हूं, मतलब लंबवत आप प्रकार की सहायता से बना लो या फिर चंदे की सहायता से बना लो, आपकी इच्छा। चंदे की सहायता से आप बना लोगे। चंदे को यहां रख के आप 90 डिग्री का कोण बनाती ऊपर रेखा खींचोगे। ये ऐसे यहां मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया। आप प्रकार से बना सकते हो और चंदे से बना सकते हो। तो मैंने 90 डिग्री कोण बनाया। इस बिंदु का नाम मैंने जो है वो ई रख दिया या पी रख दिया। इस बिंदु का नाम पी रख दिया, ए बी सी। और अब आप क्या करोगे, प्रकार की नोक को यहां पर पी बिंदु तक खोल करके, प्रकार को ऐसे पी बिंदु तक खोल करके ऐसे ऐसे चाप काटोगे। और फिर इस बीसी भुजा को आप आगे बढ़ाओगे तो ये आपके ऐसे आगे बढ़ जाएगी। और इस बीसी भुजा को ये चाप कहां पे काटेगा, डी बिंदु पर काटेगा। कहां पे काटेगा, डी बिंदु पर। अब आप यहां से जो बी से ये डी के बीच की जो दूरी है वो आपके रूट के 9.3 होगी। अब आप टेस्टिंग करोगे कि रूट के 9.3 है या नहीं है, उसका आपको परीक्षण करना पड़ेगा। परीक्षण करने के लिए आप देखिए रूट 9 का मान कितना होता है, इस रूट 9.3 का मान कितना होगा लगभग, आप देखोगे तो 9 का 3 होता है और 3 पॉइंट ऊपर 1 है, तो आप 3.1 और 1 से थोड़ा सा जो है वो ज्यादा, इस प्रकार से अनुमानित कर सकते हो आपके। तो स्केल की सहायता से आप इसको जो है वो मापन करोगे, तो मापन करने पर आपकी जो मान कितना आएगा, 3.1 से कुछ ज्यादा, 3.1 से कुछ ज्यादा आए
तो इसका मतलब समझना कि जो है वो आप जो निकाला था वो कैलकुलेशन की है, ये 9.3 आपकी करेक्ट है। और गलत होगा तो 3.2 या 3 के आसपास नहीं आएगी, वो वैल्यू आपके कुछ अलग ही आएगी, तब समझ लेना कि कुछ न कुछ मिस्टेक है। तो इस प्रकार से ये 9.3 को आपने संख्या रेखा पर निरूपित किया, करना सीखा। अच्छा क्वेश्चन है। और पीछे भी मैंने जो है वो जो बिना पॉइंट के जो क्वेश्चन है अपरिमेय संख्याओं का, जिसमें मैंने रूट के 3 का कैसे करते हैं, रूट के 5 का कैसे करते हैं, रूट के 7 का कैसे करते हैं, ये संख्याओं को परिमेय संख्या रेखा पर जो है वो किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, निम्नलिखित में हरों का प्रमेयकरण करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे बड़ी क्लास में जाओगे बार बार ही जरूरत पड़ेगी कि हरों का प्रमेयकरण कैसे करते हैं, तो ये यहाँ पे आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि हरों का प्रमेयकरण कैसे किया जाता है। चलिए 1/√7। तो सबसे पहले जब हर के अंदर सिर्फ एक पद हो तब उसी पद का अंश और हर के अंदर गुणा कर दो। √7 का गुणा √7/√7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके आ जाएगा, ऊपर तो √7 हो जाएगा, नीचे √7 × √7, और √7 × √7 क्या होता है, 7 होता है। और ये संख्या क्या है, हर का प्रमेयकरण, हर के अंदर कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं आनी चाहिए, बस यही इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी हर का प्रमेयकरण हो गया, हर में कोई अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 2 पद आ गए, तो क्या करना है आपको, 2 पदों के अंदर √7 माइनस के √6, इसको आपको जो यहाँ पे पद है इसी पद का बस चिन्ह विपरीत होना चाहिए। यहाँ माइनस है तो √7 प्लस √6, और यहाँ √7 प्लस √6 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ऊपर तो क्या रहेगा आपका √7 प्लस √6, और नीचे हो जाएगा √7 माइनस √6, a माइनस बी, इसको आप a मानोगे, इसको b मानोगे, इसको a मानोगे, इसको b मानोगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ये सर्वसमी का है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a² मतलब ऊपर तो हो जाएगा रूट के 7, सॉरी आ गया, और नीचे आ गया a² मतलब रूट के 7 का स्क्वायर माइनस रूट के 6 का स्क्वायर, a² माइनस बी हमेशा यही बनेगा। और यही बनाने के लिए अपन विपरीत चिन्ह का गुणा करते, बस यही उद्देश्य है, ताकि हमेशा यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी बने। ये कब बनेगा, जब उसके विपरीत चिन्ह से होगा। तो ऊपर तो आ जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे आ जाएगा √7 का स्क्वायर 7 और माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6/1। यह आपका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट, यहां भी वो का वो 1/√5 प्लस √2। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो सेम √5 प्लस √2 गुणा विपरीत चिन्ह √5 माइनस √2/√5 माइनस √2। ऊपर तो हो जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 माइनस √2/√5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2/5 माइनस 2 कितना हुआ, 3। तो √5 माइनस √2 का मान कितना आ जाएगा,
ये बटे 3, ये आपका हर के अंदर अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपका आंसर है। चलिए इसका देखो सेम 1/√7 माइनस √2, √2 नहीं 2 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके √7 प्लस √2 और √7 प्लस 2। इसके विपरीत चिन्ह से गुणा किया तो ऊपर तो आ जाएगा आपके √7 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा √7 प्लस 2 बटा 7 माइनस 4, और ये आपका आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2 बटा 7 में से 4 गए पीछे 3, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से ये आपके हरों का प्रमेयकरण हो गया। और आगे आपकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जो है वैल्यू ज्ञात करना, घात के रूप में लिखी हुई है। इन घातांकों के रूप में लिखी हुई का आप वैल्यू को किस प्रकार से आप जो है वो रखोगे उसको अपन देखते हैं। चलिए एक 1.6 देखिए, मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 64 की घात 1/2, दूसरा है 32 की घात 1/5 और तीसरा है 125 की घात 1/3। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इन जो संख्याएं हैं इनको घात के रूप में लिखना पड़ेगा, इनको घात के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये अब 8 को आप ऐसी घात के रूप में रखो ताकि ये 2 कट जाए। क्या लिख सकते हो, मैं 8 को 8 × 8 लिख सकता हूं, मतलब 8 की घात 2 गुणा 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। अब यह 5 घात है तो आपको गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखना है कि उसकी घात 5 बन जाए। 5 को आप क्या लिखो, 32 के आप पहले क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1, 1 2 3 4 और 5, कितनी बनी 5, मतलब 2 की घात 5 और 1/5 तो है ही। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आपके 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 125 की घात 1/3, 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 से विभाजित किया 25 आया, फिर 5 से विभाजित किया 5 आया, और फिर 5 से विभाजित किया 1 आया। तो 5 की घात में 3 लिख सकता हूँ और इंटू 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 5 आंसर आ जाएगा, ये 5 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो है वो गुणा के गुणनखंड के रूप में इनके घातें लेकर के अपन प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5 और 16 की घात 3/4 और 125 की घात 1/3, ही तो हो गया। चलिए 9 की घात 3/2, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 और ऊपर 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। ये 3 की घात 2 × 3/2, 2 से 2 गया
3 की घात 3, 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27 आंसर आ गया। 32 की घात 2/5, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और बटे 2/5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 5 इंटू 2/5, 5 से 5 गया और 2 की घात 2 और 2 की घात 2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 घात 3/4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, मतलब 2 की घात में 4 गुणा 3/4, 4 से 4 गया 2 की घात 3 और 2 की घात 3 कितना होता है 8 आंसर आ गया। 8 आंसर आ गया। इस प्रकार से आप जो है इनको घातांकों के रूप में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। फिर दूसरा है 1/3 की घात 3 और 7, और फिर तीसरा हो जाएगा आपकी 11 की घात 1/2 और बटा 11 की घात 1/4। अब इसको कैसे करोगे, ये गुणा के रूप में लिखे। गुणा के अंदर घातें क्या होती है जुड़ती है। यहाँ 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5, 2 की घात ये हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। गुणा में घातें आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगी 2 की घात, ये हो जाएगी 15, 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 इंटू 2 10, 5 का 3 बार, ये 3 हो गया। तो 2 की घात ये हो जाएगा आपके 13/15 आंसर आ गया। गुणा में घातें जुड़ेगी। इसको देखिए, इसका तो हो जाएगा घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। तो घात के ऊपर घात, एक इधर हो जाएगा 3 की घात 3 और ऊपर 7 और, तो 1 की घात 3 की घात कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। या आप प्लस में बनाओगे तो ये हो जाएगा 3 की घात -21 आंसर है। इसका देखिए 11 की घात 1/2 और ये जब ऊपर जाएगी अंश और हर में जब भी जाती है तो घात जो है वो प्लस वाली माइनस है, माइनस वाली प्लस में। 11 की घात -1/4। अब मैंने कहा गुणा में घातें जुड़ती है तो 11 की घात 1/2 -1/4, 11 की घात 4 लसअप आ गए तो ये हो जाएगा 2 2 बार, तो 2 - 1, 11 की घात 1/4 आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। तो ये घातें थी और पीछे वाली प्रश्नावली और ये दोनों प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई। इसको अच्छी तरह से कर लेना। थैंक यू।